कल का था ये शेड्यूल एज पर स्टडी प्लान, पर ये आज होगा, तो एक दिन हमारा डिले होगा अपने इसको स्टडी प्लान को एग्जीक्यूट करने में। मेथड्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण की विधियां क्या होती हैं, किस विधि से जो है शिक्षक जो विद्यार्थी है उनको अधिगम करवाता है, किस प्रकार से वो कंसेप्ट को क्लियर करवाता है। तो यहाँ पर एक शिक्षाविद हुए हैं या किसी मनोवैज्ञानिक है, तो इन्होंने कहा है कि इफ अ चाइल्ड कांट लर्न द वे वी टीच, वी शुड टीच द वे दे लर्न। ठीक है, इन्होंने कहा है कि जब बच्चा अधिगम ना कर पाए, जिस वे से हम पढ़ाते हैं उसको, उस तरीके से वो ना सीख पाए, तो हमें वैसा तरीका अपनाना चाहिए जिससे वो सीख सके। तो उसमें हमारे जो यूजीसी नेट है उसमें टू टाइप्स ऑफ ये मेथड्स आते हैं। फर्स्ट वन इज टीचर सेंटर्ड मेथड, दैट इज शिक्षक केंद्रित विधि। अनदर वन इज लर्नर सेंटर्ड मेथड, दैट इज विद्यार्थी केंद्रित विधियां। तो इनमें है, लेकिन तीसरा एक और होता है, वो मिश्रित होता है, मिक्स्ड मेथड्स। लेकिन हमारे जो सिलेबस है उसमें सिर्फ ये दो ही हैं। फिर भी हम, इनकी लिस्ट है हमारे पास, इसके बारे में जान लेते हैं, तीनों के बारे में कौन कौन से होते हैं। इसमें प्रश्न कैसे बनता है, प्रश्न इसमें इस प्रकार से बन सकता है कि आपको ये मेथड दे देंगे, इसका नाम, और ये कहेंगे कि ये शिक्षक केंद्रित है, विद्यार्थी केंद्रित है, या इनमें से कोई नहीं, या दोनों केंद्रित है। इस प्रकार से भी आ जाता है, या फिर कुछ तीसरा या चौथा जो ऑप्शन है वो बदल कर दे सकते हैं। वो इंस्टीट्यूशन के संस्था केंद्रित है, ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो उसमें हमें, यदि हमें ये पता होगा, इनके बारे में पढ़ा होगा, तो हमें ज्ञात हो जाएगा वहां पर कि हमें कौन सा जो है आंसर पिक करना है। तो इस प्रकार से जानते हैं कि जो शिक्षक केंद्रित होता है वो क्या होते हैं कि लेक्चर्स होते हैं, शिक्षक आते हैं और लेक्चर देकर चले जाते हैं। ठीक है, दूसरा होता है टीम टीचिंग, टीम बनाते हैं, उस प्रकार से बच्चों को पढ़ाते हैं, उसमें भी ये जो है शिक्षक केंद्रित होता है। फिर टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन, टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन करते हैं, उसमें भी शिक्षक ही इंस्ट्रक्शंस देता रहता है, वो वीडियो को प्रेजेंट करता है। उसमें कहने का तात्पर्य यह है कि उसमें बच्चे जो होते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं, वो पैसिव रोल प्ले करते हैं, कि उसमें वो एक्टिव नहीं होते। वो उसमें जो शिथिल रोल होता है उनका, वो भूमिका निभाते हैं। वो एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं करते, उसमें उसमें कोई क्रिया नहीं करते हैं बच्चे। जब तक बच्चे क्रिया नहीं करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, वो सीख कम पाते हैं। जैसे यदि आप बोलोगे नहीं, हम कुछ पूछे और आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे, तो आप उतना अधिगम नहीं कर पाओगे जितना आप पार्टिसिपेट करके कर सकते हो। आपकी रुचि भी बढ़ेगी। आपकी बोलने से क्या होता है कि हमारे ब्रेन में जो मैसेज जाता है, तो ब्रेन में वो शब्द जाता है ना, तो हमारा ब्रेन लगातार उसके ऊपर चिंतन करता रहता है। तो उससे हमें उसकी समझ, गहरी समझ पैदा होती है। इसी प्रकार से हमें पार्टिसिपेट करके जब जो पढ़ते हैं, वो ऐसे इस प्रकार से पढ़ना चाहिए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020, तो उसमें क्या उसमें भी, और एनसीआर 2005 में भी ये कहा गया है कि जो पढ़ाई है, शिक्षा है, वो शिक्षक केंद्रित ना होके विद्यार्थी केंद्रित होनी चाहिए। तो इट इज मोर सेटिंग टुवर्ड द फ्रॉम द टीचर सेंटर टू लर्नर सेंटर। तो इसी प्रकार से मिक्स्ड मेथड्स में आ जाते हैं, ग्रुप डिस्कशन है, ये आता है, सेमिनार्स आते हैं, पैनल डिस्कशन है। इसमें मिक्स्ड है, इसमें टीचर की भी भूमिका होती है और बच्चों की भी भूमिका होती है। ब्रेनस्टॉर्मिंग है, प्रोजेक्ट मेथड है, ट्यूटोरियल्स हैं, केस स्टडी है, रोल प्ले है, सिमुलेशन है, डेमोन्स्ट्रेशन है। इसी प्रकार से लर्नर सेंटर्ड कौन कौन से होगी, ट्यूटोरियल्स हैं, असाइनमेंट्स उनको दे दिए जाते हैं, प्रोजेक्ट वर्क है, केस स्टडी है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, इंटरेक्टिव वीडियो, ओपन लर्निंग।
सुनना चाहते हैं, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो सकती है बीच में, तो इस पे फोकस करेंगे जो चल रहा है, जो हम बोल रहे हैं। ओपन लर्निंग होती है, पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, और ह्यूरिस्टिक मेथड होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इनके बारे में जान लेते हैं। पहला जो होता है लेक्चर मेथड, जो होता है लेक्चर मेथड में क्या होता है कि उसमें लार्ज ग्रुप को एक ही समय पर लार्ज ग्रुप को कंडक्ट करके जो टीचर होता है वो शिक्षा दे सकता है। ठीक है, तो एक ही टाइम पे लार्ज ग्रुप को शिक्षा मिल जाती है, तो ये समय की भी बचत होती है, इसमें खर्चा भी कम लगता है। ठीक है, इकोनॉमिक भी है। लेकिन इसके जो बेसिक फीचर जान लेते हैं। इट इज फॉर्मल एंड नैरेटिव इन नेचर। फॉर्मल है, ये औपचारिक होता है, और औपचारिक होने के साथ साथ नैरेटिव होता है, मतलब कि वो सिर्फ दिशा निर्देश देता है, वो टीचर वहां पे डिक्टेट करता है। ठीक है, लेक्चर स्टैंड के पास खड़ा होके या बैठकर। तो इसमें क्या होता है, इट प्रेजेंट्स अ सीरीज ऑफ इवेंट्स और फैक्ट्स। ये सीरीज को प्रेजेंट करने के लिए बेस्ट है, इवेंट्स को और फैक्ट्स को प्रेजेंट करने के लिए बेस्ट मेथड है। एक्सप्लोर्स प्रॉब्लम, और उनको प्रॉब्लम्स को, समस्याओं को एक्सप्लोर करने के लिए, बताने के लिए ये बेस्ट मेथड है। एडवांटेजेस भी इसके जान लेते हैं। इट इज इकोनॉमिकल है, कम खर्चे में हो जाता है। सिंगल टीचर कैन टीच अ लार्ज ग्रुप। बहुत सारे बड़े समूह को सिर्फ एक ही शिक्षक संबोधित करके पढ़ा सकता है, उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है। ये टाइम की बचत करता है, और ये लिमिटेड टाइम में बहुत सारा सिलेबस कवर करने के लिए ये लाभकारी होता है ये मेथड। इट सिंप्लीफाइज द टास्क ऑफ द टीचर। टीचर के टास्क को ये सिंप्लीफाई कर देता है। कैसे सिंप्लीफाई कर देता है कि टीचर तैयार करके लाता है एक पेज पर, या फिर कैसे भी उसको, और फिर वो बच्चों को डिलीवर कर देता है। बच्चे उस बीच में पार्टिसिपेट नहीं करते, बीच में टीचर, इन द सेंस कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि टीचर को बीच में डिस्टरबेंस नहीं होती। वो जो सेट करके आया है, जो गोल सेट करके आया है, जो सोच कर आया है, जो याद करके आया है, या फिर पढ़ के आया है, उसको वो एज इट इज बच्चों को प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, इसलिए सिंप्लीफाई यहाँ पर शब्द प्रयोग किया गया है। इट इज यूजफुल फॉर इम्पार्टिंग फैक्चुअल नॉलेज। ये किस लिए यूजफुल है, फैक्चुअल नॉलेज के लिए यूजफुल है। ठीक है, तो ऐसे भी प्रश्न इसमें बन सकता है कि जो लेक्चर मेथड है उसका एडवांटेजेस क्या है, उसमें ऑप्शंस दे दिए जाते हैं। उसमें ये भी दे दिया जाता है, जैसे इकोनॉमिक भी दे सकते हैं, या फिर सिर्फ ठीक तो सिर्फ ये देंगे, बाकी तीन गलत भी दे सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से भी प्रश्न बनता है। ड्रॉइंग अटेंशन टू इट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो इसके इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है लेक्चर में दिए जा रहे हैं उनके रिगार्डिंग वो अटेंशन को या फिर ध्यान को केंद्रित करता है। ड्यूरिंग लेक्चर इंटरप्शंस एंड डिस्ट्रैक्शंस आर यूजुअली अवॉइडेड। जो लेक्चर दे रहा है टीचर, उसके दौरान क्या होता है कि इंटरप्शंस और डिस्ट्रैक्शंस, मतलब कि उसमें जो डिस्टरबेंस जो होती है ना, उसमें हस्तक्षेप तो बिल्कुल ही अवॉइड होता है, और उसमें डिस्ट्रैक्शंस भी नहीं होती है, तो ध्यान भी नहीं भटकता है। लिमिटेशंस है इसकी, क्या क्या लिमिटेशंस है। इट प्रोवाइड्स वेरी लिटिल अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स एक्टिविटी, कि बच्चों की एक्टिविटी के लिए बहुत ही कम अपॉर्चुनिटी ये प्रोवाइड करता है, ना के बराबर। अमूमन कई बार ऐसा होता है, रेयर चांस होता है कि बच्चा उठ के पूछे, क्योंकि इतने सारे लार्ज ग्रुप में बच्चा वैसे ही शर्म के मारे पूछता नहीं कि ये जो मेरा प्रश्न है, कोई दूसरा ये ना सोचे कि अरे इतना आसान प्रश्न पूछ रहा है, ये भी नहीं पता। तो इसी शर्म के मारे, इसी शेम के मारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत बार बच्चे चुप ही रहते हैं, अपनी क्यूरीज को बाहर निकाल ही नहीं पाते। तो इसका ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि बच्चा जो है अपनी क्यूरी को रख नहीं पाता, उसमें उसका इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि वो एक्टिव नहीं है, वहां पर पैसिव रोल होता है बच्चे का, निष्क्रिय कह सकते हैं। पैसिव माने निष्क्रिय रोल, और इसमें एक्टिविटी नहीं होती, मतलब वो सक्रिय नहीं होता, निष्क्रिय होता है। इट यूजुअली डजंट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू लर्नर्स टू सॉल्व प्रॉब्लम। जो लर्नर होते हैं उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं करता। क्यों? वो सिर्फ फैक्चुअल नॉलेज और इंफॉर्मेशन को इम्पार्ट करने के लिए अच्छा रहता है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि बच्चा एक्टिव नहीं है, उसमें निष्क्रिय होता है। इट ऑफर्स लिमिटेड अपॉर्चुनिटी फॉर चेकिंग लर्निंग प्रोसेस। तो लर्निंग प्रोसेस भी उसको जो है टीचर चेक नहीं कर पाता, क्योंकि सिर्फ डिक्टेशन का वो होता है, और ऐसा कुछ जब बच्चे बोलेंगे नहीं, जब बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, अपनी क्यूरीज लेकर नहीं आएंगे, प्रश्न नहीं पूछेंगे, तो जो टीचर सामने खड़ा है उसको कैसे पता चलेगा कि उन्होंने जो पढ़ाया है 1 घंटे के दौरान, 2 घंटे के दौरान, आधे घंटे के दौरान, तो बच्चे को कितना अधिगम हुआ है। जब तक बच्चा बोलेगा नहीं तब तक पता नहीं चलेगा।
बच्चा उठकर बोलता है तभी पता चलता है कि हाँ बच्चे ने इतना अधिगम किया है, ये यहाँ पर इसका चिंतन चल रहा है, इसको ये चीज समझ में आई है, ये चीज नहीं समझ में आई है। तो ये क्या है कि उस प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं होता। जो अपॉर्चुनिटी, बहुत लिमिटेड अपॉर्चुनिटी होती है कि उसकी प्रोग्रेस को, उसकी प्रगति, जो लर्निंग की अधिगम की जो प्रगति है ना उसको जांच पाए, ऐसा इसमें जो है अवसर नहीं मिलता। द इंटरेस्ट, एबिलिटीज एंड इंटेलिजेंस ऑफ स्टूडेंट आर नॉट टेकन केयर ऑफ। मतलब कि उसके जो इंटरेस्ट होते हैं, इंटरेस्ट वगैरह होते हैं और एबिलिटीज होती हैं, उसकी योग्यताएं होती हैं, उसकी रुचियां होती हैं, उसकी बौद्धिक क्षमता होती है, वो उसमें बच्चे का केयर नहीं की जाती। कैसे केयर नहीं की जाती? क्योंकि उसमें सभी बच्चों को समान रूप से संबोधित किया जाता है। उसमें जो हाई ऑर्डर थिंकिंग बच्चे होते हैं, जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं, वो भी उसी कैटेगरी में है, जो मंद बुद्धि है वो भी उसी कैटेगरी में है, जो एवरेज है वो भी उसी कैटेगरी में बैठे बैठे निष्क्रिय रूप से सुन रहे हैं मात्र। तो उनकी इंटरेस्ट का, उनकी जो योग्यताएं है, उनकी बौद्धिक क्षमता है, उसका वहां पर ध्यान नहीं रखा जाता। इट डजेंट अलाउ इंडिविजुअल पेस ऑफ लर्निंग। कौन सा लेक्चर मेथड जो होता है वो क्या करता है कि उसमें निर्देशात्मक विधि जो होती है उसमें इंडिविजुअल पेस ऑफ लर्निंग को, मतलब कि एक व्यक्तिगत रूप से उसकी अधिगम के स्तर को जांचने का जो है जो अवसर यहाँ पर नहीं मिलता है। टीम टीचिंग मेथड, another one is team teaching method. We are studying what? Teacher centered methods, शिक्षक केंद्रित विधियां। अब इसमें क्या है? टीम टीचिंग इज एन इनोवेटिव अप्रोच इन टीचिंग लार्ज ग्रुप्स इन विच टू और मोर टीचर्स आर इन्वॉल्व इन प्लानिंग। तो इसमें क्या होता है कि ये इनोवेटिव अप्रोच है टीचिंग में, जो मतलब कि बड़े ग्रुप को संबोधित करने के लिए, क्योंकि एक टीचर जो है, एक टीचर सिर्फ वहां पर इंस्ट्रक्शन दे रहा है, वो क्या कई बार क्या होता है कि बहुत अव्यवस्था फैल जाती है, तो इसमें दो या दो से ज्यादा टीचर लिए जाते हैं इस प्लानिंग में, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए, बच्चों को एक्सपीरियंस, लर्निंग एक्सपीरियंस देने के लिए। ठीक है, तो उसमें वो टीम टीचिंग कही जाती है क्योंकि उसमें दो या दो से ज्यादा टीचर्स इन्वॉल्व होते हैं। एडवांटेजेस क्या है इसके, इसके लाभ क्या है? शेयरिंग द बेसिक बेस्ट फैकल्टी बाय मोर स्टूडेंट्स। अब ये क्या है कि जो बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, ज्यादा स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट फैकल्टी वो शेयर करते हैं। ऑप्टिमम यूज ऑफ मल्टीपल टीचिंग टेक्निक्स एंड डिवाइसेस। तो बहुत सारी जो मतलब एक पर्याप्त रूप से जो शिक्षक जो तकनीकी होती हैं, बहु बहु तकनीकें, उस शैक्षणिक तकनीकें वो वहां पर प्रयोग में लाई जाती हैं, और उनके जो डिवाइसेस हैं, अलग अलग जो डिवाइसेस हैं वो भी प्रयोग में लाए जाते हैं। डिवाइसेस से क्या मतलब है यहाँ पर कि जो प्रोजेक्ट है, कई बार प्रोजेक्टर चलाना पड़ता है, कई बार जो है चौक पे जो है चौक से ही समझ में आता है, या फिर कई बार दूसरा जो स्मार्ट बोर्ड का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से डिवाइसेस का प्रयोग करके बच्चों को अधिगम कराया जाता है उनकी जरूरतों के हिसाब से। इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचिंग क्वालिटी। अब ये जो पहले जो लेक्चर मेथड था उससे इम्प्रूव्ड क्वालिटी है। ठीक है, उसका स्तर, शैक्षणिक स्तर यहाँ पर बेहतर बना है पहले से। लिमिटेशंस क्या है इसकी? फाइंडिंग टीचर्स विद स्पेशल कॉम्पिटेंसीज इज अ डिफिकल्ट टास्क। अब ये क्या है, जो टीचर उस टीम में इन्वॉल्व हुए हैं उनके बीच में ही आपस में कॉम्पिटेंसीज देखने को मिलती हैं। ठीक है, आपस में ही उनकी खींचातानी चलती रहती है। मोर टीचर्स आर रिक्वायर्ड फॉर दिस मेथड। इसमें बहुत सारे टीचर्स जो हैं रिक्वायर्ड होते हैं, कोई अलग अलग उनके रोल जो बांटे होते हैं, उनको उनके रोल पे उन टीचर्स को पहुंचना होता है, और वो टीचर्स, एक टीचर इसमें एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, ये इसका ड्रॉबैक है। नॉट यूजुअल फॉर टीचिंग ऑल सब्जेक्ट्स। सभी सब्जेक्ट्स को, सभी विषयों को पढ़ाने के लिए यह यूजफुल नहीं है, लाभदायक नहीं है। रिक्वायर्स मच मोर टाइम फॉर प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग। उसको प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग करते हैं क्या, कौन से किस प्रकार से प्लानिंग होगी, किस प्रकार से डिजाइन किया जाएगा, किस प्रकार से कौन किसका क्या रोल होगा, रोल बांटने कौन से डिवाइस का प्रयोग होगा, किस मेथड का प्रयोग होगा। ये काफी लॉन्ग टाइम कंज्यूमिंग जो प्रोसेस है ये। अब टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन, इसमें क्या होता है? टेलीविजन और वीडियो प्रेजेंटेशन इज एन इम्प्रूव्ड प्रेजेंटेशन ऑफ रेडियो और ऑडियो प्रेजेंटेशन। अब एक तो ऑडियो है जो उसमें पहले तो सिर्फ आवाज ही सुनाई देती थी, लेकिन टेलीविजन में क्या है, हम
देख भी सकते हैं और उसको सुन भी सकते हैं। तो ये इम्प्रूव्ड उसका है, एंड इट कैन virtually ब्रिंग द होल वर्ल्ड इनसाइड द क्लासरूम। एक क्लासरूम में ही मतलब पूरे जो है संसार को यहाँ पर इसमें ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं कि टीवी के माध्यम से हम बच्चों को दिखा सकते हैं। कोई हिल एरिया है उसको वहां पर ला सकते हैं, ठीक है। हमें प्लेन दिखाना है उसको, लाइव एक्सपीरियंस उसमें टीवी टेलीविजन के माध्यम से हम उसको दे सकते हैं। स्क्रीनिंग ऑफ वीडियो प्रेजेंटेशन इज फॉलोड बाय अ डिस्कशन और टास्क। एक डिस्कशन हो रहा है कि कोई इस प्रकार से किसी विषय के ऊपर विचार विमर्श हो रहा है, तो वहां पर क्या है, वीडियो प्रेजेंटेशन को भी लाया इसमें इन्वॉल्व किया जा सकता है, इसके माध्यम से किया जाता है। ग्रुप डिस्कशन मेथड। अब ग्रुप डिस्कशन मेथड में क्या है, मिक्स्ड है ये मिक्स्ड समूह शैक्षणिक विधियां, शिक्षण विधियां। इट स्टिमुलेट्स स्टूडेंट्स थिंकिंग प्रोसेस टू एनालाइज एंड इंटीग्रेट फैक्ट्स। अब देखिए डिस्कशन हो जाए आप लोगों के बीच में, हम बता दें कि 5 बच्चों को ऐसे रोल करना है, 5 बच्चों को इसके पॉजिटिव पॉइंट्स बताने हैं, 5 बच्चों को इसके नेगेटिव पॉइंट्स बताने हैं। फिर आपस में आप जो है कि डिस्कशन करेंगे, विचार विमर्श करेंगे कि ये इस प्रकार से सही है। जैसे कुछ भी हम मोनेटाइजिंग है या फिर प्राइवेटाइजेशन है, कुछ भी ले सकते हैं टॉपिक। तो इस प्रकार से हम कहें कि प्राइवेटाइजेशन क्यों ठीक है, क्यों गलत है, आप इस प्रकार से बोलेंगे तो आपकी इन्वॉल्वमेंट होगी, ठीक है। इन्वॉल्वमेंट होगी तो आप उस पर फैक्ट्स बताएंगे, आप दूसरे को सुनेंगे अच्छी प्रकार से, आपकी सेंसेस का भी वहां पर विकास हो रहा है, ठीक है। सुनने का भी विकास हो रहा है, बोलने का भी विकास हो रहा है, स्पीकिंग स्किल्स भी बढ़ रही है, थिंकिंग प्रोसेस भी वहां पर बढ़ रही है, क्योंकि आपको कोई भी आइडिया रखने से पहले उसको सोचना पड़ेगा कि गलत है, ठीक है, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से फिर फॉर्म्स ऑफ डिस्कशन। अब डिस्कशन की भी कई प्रकार की फॉर्म्स होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। क्लासरूम डिस्कशन, क्लासरूम में डिस्कशन हो सकता है, वो क्लासरूम डिस्कशन है। फॉर्मल ग्रुप डिस्कशन, एक औपचारिक रूप से समूह बना दिया जाता है और उसमें डिस्कशन होता है, जैसे कि टीवी में होती हैं, डिबेट्स होती हैं, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन कैन बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। जो ग्रुप डिस्कशन है वो इस प्रकार से हो सकता है, कैसे कैसे, प्लान्ड हो सकता है वो, ठीक है, कि पूरी प्लानिंग की जाए कि कौन कौन जैसे बोलेगा, कि कौन कौन क्या बोलेगा, उसके ऑब्जेक्ट्स, हमारे बोलने के उद्देश्य क्या होंगे, उसका निष्कर्ष क्या होगा, ये सब कुछ प्लानिंग के तहत होता है, ठीक है। कई प्रकार ये टीवी में देखने को मिलता है, ये प्लान्ड भी होता है, ठीक है, ग्रुप डिस्कशन। फिर पार्शली प्लान्ड है, उसमें कंक्लूडिंग एंड ओपनिंग स्टेटमेंट्स आर नोन। जो कंक्लूजन है, उसकी कंक्लूडिंग जो स्टेटमेंट है और जो ओपनिंग स्टेटमेंट है जिससे हम शुरुआत कर रहे हैं, या फिर जो निष्कर्ष हमारा निकल रहा है, वो तो नोन होगा, वो तो ज्ञात होगा, ठीक है। लेकिन डिस्कशन इन बिटवीन इज नॉट डायरेक्टेड एंड वेरी लूजली गाइडेड। तो जो बीच में जो डिस्कशन होगा ना, वो उसमें पहले से प्री डिटरमाइंड नहीं होगा, पहले से निर्धारित नहीं होगा कि इसमें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, या फिर डायरेक्टेड नहीं होगा उसमें कि इसी प्रकार से हमें बोलना है। तो लेकिन उसमें पहले शुरुआत कहाँ से करनी है और निष्कर्ष क्या निकलना है, तो वो इसमें प्लान्ड होगा, पहले से निर्धारित होगा। तो ये पार्शली प्लान्ड, पार्शली का मतलब ही क्या है कि पार्ट मतलब हिस्सा, टुकड़ा, पूरा ना भाग ना होके, वो मतलब एक भाग है उसका पूरा होल ना होके। तो पार्ट से ही पार्शली बना है, मतलब टुकड़ों में, आधा अधूरा। तो अनप्लान्ड है। अब अनप्लान्ड क्या है, द टॉपिक प्रेजेंटेड फॉर डिस्कशन इज विदाउट एनी ओपनिंग स्टेटमेंट। तो जो अनप्लान्ड में क्या होता है कि एक टॉपिक दे दिया जाता है, जैसे किसी भी ओकेजन पे, किसी भी अवसर पे कोई महोत्सव होता है, कुछ भी सेलिब्रेट करते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि बच्चों को एक टीम बना दी जाती है और उनको बोला जाता है कि आप डिस्कशन में जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो आ जाए। टॉपिक ऑन द स्पॉट बताया जाएगा, ठीक है। तो टॉपिक ऑन द स्पॉट बता के उनके जो है ग्रुप डिस्कशन कंडक्ट करवाया जाता है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है, मतलब एकदम अचानक से होती है, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है, स्टिमुलेटिंग थिंकिंग प्रोसेस। स्टिमुलेटिंग मतलब कि उसमें एक प्रोसेस एक्टिव होती है और चलती है। और इसमें इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। जो मतलब उसके बारे में क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है कि मतलब उसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी वो देख पाते हैं, सोच पाते हैं, और नेगेटिव पॉइंट्स भी वो सोचने में सक्षम हो पाते हैं, तो ये क्रिटिकल थिंकिंग है। इट इज पूलिंग ऑफ नॉलेज, मतलब कि एक नॉलेज का पुल तैयार कर रहा है, ठीक है। एक अच्छा सा जो सेतु सेतु हो रहा है, ज्ञान का सेतु बन रहा है, मतलब कि बहुत सारे आइडियाज इसमें इन्वॉल्व होते हैं,
अलग अलग जो ब्रेन मिलते हैं, आपस में विचार विमर्श करते हैं, अलग अलग ज्ञान के स्तर के बच्चे आपस में करते हैं, चाहे कोई भी मेंबर हो रहे हैं उस ग्रुप के, तो वो उनके आइडियाज भी अलग अलग होते हैं, उनकी फीलिंग्स अलग अलग होती हैं, तो अपने अपने हिसाब से वो अपना पर्सपेक्टिव रखते हैं, तो एक दूसरे से सबको सीखने को मिलता है, तो ज्ञान का सेतु बनता है यहाँ पर। एनालाइज कर पाते हैं बहुत सारे पीपल्स को, ठीक है, उनको विश्लेषण कर पाते हैं, उनका इंटीग्रेशन ऑफ फैक्ट्स, बहुत सारे फैक्ट्स हैं वो आपस में जुड़ते हैं, आइडियाज जुड़ते हैं, विचार जुड़ते हैं, अवधारणाएं जुड़ती हैं। ठीक। अब है रेशनलाइजेशन ऑफ मैथ फैक्ट्स एंड इट दस प्रोमोट्स इंटेलिजेंट लर्निंग। रेशनलाइजेशन होती है फैक्ट्स की। अब फैक्ट्स तो रख दिया कि ये किसी ने बता दिया कि ऐसा है, फैक्ट्स ये है, तो उसका उसके लिए तर्क होता है कि ऐसा क्यों है। ठीक है, वो तार्किक जो चिंतन होता है ना उसको, वो फिर उसका तार्किक चिंतन भी होता है, एक इंटेलिजेंस, फिर वो जो इंटेलिजेंट जो लर्निंग है ना, जो बौद्धिक अधिगम है, उसको ये प्रमोट करता है, उसको बढ़ावा देता है। लर्निंग टुगेदर शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड इंटरेस्ट। तो लर्निंग क्या होती है, आपस में लर्निंग होती है, आपस में अधिगम होता है, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयरिंग होती है इसमें। जो है जिम्मेदारियां बांटी जाती हैं कि पहले आपको बोलना है, इस प्रकार से आपको बोलना है, इस प्रकार से आपको एंडिंग देनी है, इस प्रकार से आपको सुनना भी आना चाहिए, दूसरे को सुनना भी है आपको। ये फिर ये रिस्पॉन्सिबल बनाता है इंसान को, और ज्यादा एक्टिव भी बनाता है, ज्यादा अवेयर बनाता है, अटेंशन भी उसकी बढ़ती है, और इसकी रुचि भी बढ़ती है। डेवलपिंग टीम स्पिरिट इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो इसमें क्या होता है कि टीम स्पिरिट भी बनती है। तो जब हम ऐसे करते हैं तो टीम भी बनाते हैं, ए टीम, बी टीम, सी टीम, इस प्रकार से। तो अपनी टीम को जो अपनी टीम का बेहतर परफॉर्मेंस हो, इसलिए भी वो जो बच्चे आपस में कभी बोले भी नहीं हो, आपस में जानते भी नहीं हो, वो आपस में ऐसे जुड़ जाते हैं जैसे परिवार के सदस्य हैं। ठीक है, तो ये टीम जो होता है, टीम स्पिरिट को भी बढ़ावा देता है। डिस्कवरिंग टैलेंटेड स्टूडेंट्स। तो जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स है, जब डिस्कशन के दौरान जब कोई ऐसे रेलिवेंट पॉइंट दे रहा है, तर्कशील पॉइंट दे रहा है, ऐसे ऐसे विचार लेकर आ रहा है कि कभी मतलब कि बहुत ही कम रेयर बच्चों कैसे होते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, हमें पता चलता है कि अरे उसने इतना रेलिवेंट पॉइंट दिया, इसकी थॉट प्रोसेस इतनी अच्छी है, तो हमें पता चलता है कि हाँ वो टैलेंटेड है, वो प्रतिभाशाली विद्यार्थी है। गुड फॉर डेवलपिंग ओरल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो इसमें ये जो ओरल भी इसमें होती है, जो मौखिक जो अभिव्यक्ति है वो भी इसमें उसमें कम्युनिकेशन इसमें बढ़ती है, और हमारी जो नॉन वर्बल जो अमौखिक होती है ना, वो संप्रेषण भी इसमें बेहतर होता है, क्योंकि हम जैसे किसी को सुन पा रहे हैं, जिसको जो बोल रहा है उसकी मौखिक जो अभिव्यक्ति है, जो कम्युनिक संप्रेषण है, उसका कम्युनिकेशन है, वो सही बेहतर हो रही है, लेकिन जो सुनने वाला है वो भी उसके हाव भाव को भी देखता है, वो नॉन वर्बल भी होता है, उसके बाद वो हाव भाव को देखकर वो वैसा रिस्पॉन्स भी करता है सामने वाले के पॉइंट्स के ऊपर कि हाँ हाँ आप ये ठीक कह रहे हैं, मैं सहमत हूँ या सहमत नहीं हूँ, इस प्रकार से, या फिर मैं सुन रहा हूँ ध्यान से, इस प्रकार से वो वैसा बिहेव करता है अपनी बॉडी पोस्चर से, वो बॉडी लैंग्वेज से। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी वहां से बेहतर होती है, विकसित होती है। limitations, it requires more time, efforts and resources for both teachers and students। तो ये बहुत जो है लिमिटेशन इसकी ये है कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत एफर्ट्स इसमें लगते हैं टीम को बांटने में, उसके लिए स्पेस करना, या फिर बहुत सारी अरेंजमेंट्स होती हैं, और टॉपिक्स की अरेंजमेंट होती हैं, फिर उसमें डिस्कशन के पॉइंट पे मतलब कि उसके कंक्लूजन पे भी पहुंचा जाता है, फिर उसमें राइट कौन है, रॉन्ग कौन है, फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, ये सब कुछ भी देखा जाता है, तो इसके लिए बहुत एफर्ट्स लगाने होते हैं, रिसोर्सेज भी बहुत सारे चाहिए होते हैं। इनमें इन्वॉल्व अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, ये अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकता है, किसी के पॉइंट से कोई सहमत नहीं है, तो उसका जो बताने का तरीका है कि मैं सहमत नहीं हूँ, या फिर आपका ये गलत है, तो कई बार वो एग्रेसिव हो जाता है, ठीक है, काफी आक्रामक हो जाता है। डिस्कशन में गो ऑफ द ट्रैक, मतलब क्या है कि जो विचार विमर्श हम कर रहे हैं वो हमारे जो दिशा है वो दिशा भटक भी सकता है, ठीक है, जो हम ज्ञान की तरफ जा रहे थे लेकिन वो ज्ञान की तरफ ना जाके कुछ इररेलीवेंट भी हो सकता है। इट में क्रिएट इमोशनल स्ट्रेस एंड अनप्लीजेंट फीलिंग्स। इसमें स्ट्रेस भी क्रिएट हो सकता है और अनप्लीजेंट फीलिंग भी क्रिएट हो सकती है, क्योंकि आक्रामक जब होगा वहां पर आर्ग्यूमेंट्स होंगे, वहां पर एक ऐसा बहुत ऐसा खींचातानी का माहौल ऐसा बन जाएगा, तो बच्चों के ऊपर स्ट्रेस होगा, ठीक है, टीचर्स के ऊपर भी स्ट्रेस होगा,
तो अच्छा भी फील नहीं होगा इसमें, अगर कोई किसी को कह रहा है, आर्ग्यूमेंट्स में अपशब्द भी बोले जाते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। तो फिर यहाँ पर अनप्लीजेंट और स्ट्रेसफुल होगा, तो यहाँ पर कॉन्फिडेंस भी लो होगा बच्चों का, ठीक है। तो ये इसकी लिमिटेशन है। पॉसिबिलिटी ऑफ डोमिनेशन ऑफ सेशन बाय अ फ्यू स्टूडेंट्स। तो इसमें क्या है, एक आधा स्टूडेंट ही इसमें डोमिनेट कर पाता है, मतलब कि वो उसके ऊपर, डोमिनेट को हिंदी में क्या बोलेंगे, उसके ऊपर एक तरह से ज्यादा ज्यादा प्रभावी, प्रभावशील। हाँ ज्यादा प्रभावी हो पाता है ना, एक कम प्रभाव हो पाता है, एक ज्यादा प्रभावी हो पाता है, हावी हो जाता है एक तरह से। इट इज नॉट सुटेबल फॉर ऑल टॉपिक्स। ये सभी विषयों के लिए जो डिस्कशन मेथड है ठीक नहीं हो सकता है। सेमिनार है। अब इसमें हम कौन सा पढ़ रहे हैं, मिक्स्ड मेथड्स पढ़ रहे हैं। इसमें टीचर का भी रोल है और इसमें स्टूडेंट्स का भी रोल है, ठीक है। इसमें सेमिनार है, अभी उसी का पार्ट है सेमिनार। इट इज अ टाइप ऑफ ग्रुप डिस्कशन वेयर वन ट्रेनी और सेवरल प्रिपेयर अ पेपर ऑन अ गिवन टॉपिक, ठीक है। ये आपको पता है कि सेमिनार देते हैं, टॉपिक उसको प्रिपेयर करता है, उसको प्रेजेंट करता है, फिर जो टीचर है उसका कंक्लूजन निकालता है कि आपने ये ठीक किया, ये गलत किया, क्रिटिकल थिंकिंग उसमें होती है। पैनल डिस्कशन होता है इसी प्रकार से। पैनल डिस्कशन में 6 to 8 पीपल वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, स्मॉल ग्रुप होता है। इस प्रकार से इनफॉर्मल डिस्कशन भी हो सकता है पैनल डिस्कशन में। ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड है ये, इसके बारे में प्रश्न पूछ लिया जाता है, ध्यान से सुनेंगे। ब्रेनस्टॉर्मिंग इज अ क्रिएटिव ग्रुप वर्क in which the group members provide a large number of ideas quickly on a given topic or problem for subsequent evaluation। तो इसमें क्या होता है कि बहुत मैम सारे मैम आइडिया। मैम मैम जी, सेमिनार से शुरू करिए, फिर से सेमिनार से। ओके, ठीक है। सेमिनार से आप क्या समझते हैं, आप ही बताएंगे एक बार। मैम यहाँ यहाँ कुछ लोग आते हैं, कुछ प्रमुख बिंदु पे उनको बोलने के लिए कहा जाता है और वो अपना गंतव्य देते हैं। अच्छा, आपने कोई सेमिनार अटेंड किया है। नहीं मैम, अभी तक तो नहीं। अच्छा, तो आप मतलब एमए कर रहे हैं अभी, हैं। यस मैम। ओके, तो आपके थर्ड सेमेस्टर, आपके फोर्थ सेमेस्टर में आपको मैम सेमिनार देना होगा किसी टॉपिक पे। मैम ओपन ओपन स्कूल था ना, इसकी वजह से थोड़ा। ओके ओके ओके, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे को एक टॉपिक दे दिया जाता है सेमिनार में, ठीक है। इसके एक तरह से प्रेजेंटेशन कह सकते हैं कि अपने आप को अभिव्यक्त करना है, प्रत्यक्षीकरण करना है, ठीक है। अपने आप को अभिव्यक्त करने की एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है, अवसर प्रदान किया जाता है बच्चे को। तो उसमें एक टॉपिक दे दिया जाता है और उसमें या फिर कोई इशू दे दिया जाता है, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या दे दी जाती है कि भाई आप इस समस्या के बारे में बोलिए, ठीक है। तो वो बच्चा क्या करता है कि अपने जो उसके क्लास के बच्चे रहते हैं उनके सामने जाकर, बोर्ड जो है लेक्चर स्टैंड होता है, बोर्ड होता है, वहां पर सामने सामने जाकर, जहां पर टीचर होता है, वहां पर जाकर वो अपने टॉपिक को प्रेजेंट करता है। बोर्ड का प्रयोग करना होता है उसको बोर्ड का प्रयोग करता है। जैसे जो बॉडी लैंग्वेज का प्रयोग करना होता है बॉडी लैंग्वेज का प्रयोग करता है, या फिर वर्बल कम्युनिकेशन जो मौखिक अभिव्यक्ति है उसका उसका संप्रेषण का वो प्रयोग करता है। इस प्रकार से वो उस हर कोशिश करता है इशू को, उस समस्या को, या फिर उस विषय को समझाने के लिए एक पूरे ग्रुप को, ठीक है। ये सेमिनार होता है। और इसमें क्या होता है, विच इज देन प्रेजेंटेड टू द होल ग्रुप, मतलब कि पूरे ग्रुप के लिए वो प्रेजेंटेड की जाती है फॉर डिस्कशन एंड एनालिसिस। उसके बाद फिर वो उसके ऊपर विचार विमर्श होता है और विश्लेषण होता है कि भाई आपने सही बोला, गलत बोला, कौन सा सही था, क्या पॉइंट आपने सही बोला, क्या पॉइंट आपने गलत बोला, इस प्रकार से, ठीक है। समझ में आ गया आपको। यस मैम। तो आप बताएं एक बार, 30 सेकंड में फटाफट बताएं क्या समझ में आया। मैम सेमिनार में जैसे किसी बच्चे को उस पे दिया जाता है टॉपिक कि आप इस पे देखिए, इसमें मतलब क्या है, तो उस पे वो अपना अपने बिंदु को रखता है और उससे जी, समस्या सबको अवगत कराता है। और हाँ इसके लिए वो पेपर का भी यूज कर सकता है और ब्लैक बोर्ड का भी यूज कर सकता है प्रेजेंटेशन के लिए कुछ भी। हाँ। ये अब ये एक बच्चा टाइप का देखो, प्रेजेंटेशन है। हाँ प्रेजेंटेशन है। अब ये बच्चा खड़ा है लेक्चर स्टैंड के सामने, ये अपने आप को प्रेजेंट हाँ। कर रहा है, किसी भी विषय में बता रहा है, ये पूरा ग्रुप है इसका सुन रहा है यहाँ पर, ठीक है। और इसमें क्या करें, फिर ये यस मैम। ग्रुप बताएगा कि आपने ये विचार विमर्श करेगा कि हाँ आपने ठीक कहा, ये गलत कहा, ठीक है। यही यही सेमिनार है।
पैनल डिस्कशन, पैनल डिस्कशन में ये फॉर्मल तरीका होता है, जैसे कि पैनल डिस्कशन में हम यूनिवर्सिटी लेवल का मान सकते हैं, या फिर टीचर्स का, विद्यालय में भी टीचर्स का आपस में पैनल डिस्कशन होता है। उसमें प्रिंसिपल होता है, टीचर्स होते हैं, वो किसी भी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते हैं और किसी एक बिंदु पर पहुंचकर कोई भी सिस्टम तैयार करते हैं, या फिर कोई भी पॉलिसी या फिर कुछ ऐसे रूल्स तैयार करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से ये होता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या है कि ये जो ब्रेनस्टॉर्मिंग का है ना, स्टॉर्मिंग का एक स्टेनले होल एक साइंटिस्ट हुए हैं, मनोवैज्ञानिक स्टेनले होल, आप नोट कर लें। स्टेनले होल ने एक स्टेटमेंट दी थी कि जो अडोलिसेंस की एज है, जो किशोरावस्था है, वो तूफान की अवस्था है। तो इसके बारे में पूछ लिया जाता है कि ये स्टेटमेंट किसकी है, तूफान की अवस्था। तो ये किशोरावस्था को तूफान की अवस्था स्टेनले होल ने कहा है। ठीक है, तो वहां से ही ब्रेन स्टॉर्मिंग आई है, स्टॉर्म की अवस्था उन्होंने कहा है, स्टॉर्मिंग एज है ये, तो स्टॉर्मिंग वहां से ही आई है। तो यहाँ पर ब्रेन स्टॉर्मिंग है, सिर्फ स्टॉर्मिंग ना होके ब्रेन स्टॉर्मिंग है। ब्रेन स्टॉर्मिंग का क्या अर्थ है, तूफान है तो मतलब कि बौद्धिक तूफान। इसका तात्पर्य क्या है कि बहुत सारे आइडिया, जैसे बॉम्बार्डिंग कर होती है ना, जैसे कि राइफल चलती है, मतलब उसकी गोलियां छूटती हैं एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक, इसी प्रकार से बहुत सारे नंबर ऑफ आइडियाज क्विकली दिए जाते हैं उसमें। ठीक है, ग्रुप ऑफ मेंबर्स के द्वारा, जो उस समूह के सदस्य होते हैं उनके द्वारा बहुत सारे आइडियाज लार्ज नंबर पे ऐसे बहुत कम समय में जल्दी जल्दी दिए जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है, क्योंकि उनको उनके आइडियाज को देखना, उनको बोलना और उसके बारे में ये कर गैस करना, इस प्रकार से क्रिटिसाइज भी करना, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं, या फिर उसको मतलब उस पार्टिसिपेशन में, जो उसमें जो समूह है, सामूहिक जो चर्चा होती है, उसमें पार्टिसिपेट करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। दिस इज द मेथड एनीवन कैन एक्सचेंज रिमार्क्स with anyone except at that participants are not allowed to criticize the ideas at the time when views are being invited। जब इसमें कहा गया है कि कुछ भी है ना, अपने अपने रिमार्क्स को हम चेंज कर सकते हैं, मतलब कि हम कह सकते हैं कि हाँ ये ठीक है, ये गलत है, हम किसी भी साइड हम बोल सकते हैं, लेकिन हमें जब पार्टिसिपेंट जब बोल रहा होता है ना, उसको उस समय उसको क्रिटिसाइज कर नहीं करना होता, उस समय उसको उसके बारे में जो आलोचना उसकी नहीं करनी होती है। प्रोजेक्ट मेथड है। प्रोजेक्ट मेथड में क्या किया जाता है, दिस कैन बी डिस्क्राइब एज बोथ ए स्मॉल ग्रुप एंड एन इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो एक मतलब कि एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, ये इंडिविजुअल भी अपना प्रोजेक्ट तैयार कर सकता है, उसको प्रेजेंट कर सकता है, उसको बता सकता है। जैसे कि कुछ भी कोई भी प्रोजेक्ट ले लिया, इसमें इंजीनियरिंग में प्रोजेक्ट होते हैं वो भी ले लिया, साइंस में ज्यादा होते हैं वो भी ले सकते हैं, आर्ट साइड में भी प्रोजेक्ट्स होते हैं। कि किसी एक पानी की समस्या होती है या फिर प्रदूषण की समस्या होती है, उसके बारे में भी प्रोजेक्ट्स तैयार होते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये प्रोजेक्ट सिस्टम है। इसमें स्मॉल ग्रुप भी हो सकता है और व्यक्तिगत रूप से इंस्ट्रक्शंस भी हो सकती हैं। दिस मेथड द students are allowed to explore and experience their environment, their senses direct their own learning by their individual interest। तब इसमें क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं ना, बच्चों को उनके द्वारा खुद की जो इंटरेस्ट है, खुद की रुचि के अनुसार अधिगम वो करते हैं, अपनी अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव लेते हैं वहां पर किसी भी एक टॉपिक के बारे में, और उसमें कुछ प्रोजेक्ट तैयार करते हैं और अपने आइडियाज को प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और फिर वो अपने सेंसेस के द्वारा जो सीखते हैं, अपने जो अनुभव के द्वारा जो सीखते हैं, उसको एक्सप्लोर करते हैं वहां पर, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनको। रोल प्लेइंग है। रोल प्लेइंग has been used effectively by many teachers to help solve classroom in interpersonal problems। तो रोल प्लेइंग क्या है कि इसमें एक भूमिका जो है उसमें वो की जाती है। रोल प्लेइंग को हम हिंदी में क्या बोलेंगे, भूमिका प्रेजेंट की जाती है, कोई भी रोल दे दिया जाता है किसी पात्र। प्रोग्राम का, पात्र। हाँ, ऐसी पर्टिकुलर तो शब्द अभी ध्यान नहीं आ रहा है, फिर कोई बात नहीं, आप समझ गए होंगे। भूमिका है, भूमिका दे दी जाती है किसी को, पात्र दे दिया जाता है वहां पर कि कोई राम का रोल कर रहा है और कोई लक्ष्मण का रोल कर रहा है, इस प्रकार से तो उसको भूमिका दे देंगे ना। तो वो भूमिका में क्या करेगा, पहले तो उस भूमिका, उस करेक्टर को जो जो उसको दिया जा रहा है,
कोई राम बन रहा है, कोई श्याम बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है, तो उस करेक्टर को वो पहले रीड करेगा, उसको सोचेगा, ठीक है। अब उसके जैसे वेशभूषा धारण करेगा, उसके जैसे वेशभूषा धारण करके उसके बारे में थिंकिंग लगाएगा, उसी प्रकार से सोचेगा जैसे वो करेक्टर है, ठीक है। जैसे ही वो जो चरित्र का वो प्रदर्शन करने जा रहा है स्टेज के ऊपर, उसी प्रकार से वो सोचना प्रारंभ करेगा। कोई राजा बन रहा है तो वो राजा की तरह बिहेव करना शुरू करेगा, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी इसकी जो स्किल्स हैं डेवलप होती हैं, ठीक है। रियल लाइफ सिचुएशंस के ऊपर वो जो है उसकी अप्रोच ज्यादा अच्छी होती है, और पर्सनैलिटी उसकी डेवलप होती है, उसके व्यक्तित्व का विकास इसमें होता है। एडवांटेजेस क्या है? रियल लाइफ सिचुएशंस जो अपने जीवन में आ रही हैं, उन समस्याओं के ऊपर वो अप्रोच कर पाता है, उनको सोल्व कर पाता है, उन परिस्थितियों में वो धैर्य ना खो के धैर्य रखते हुए आसानी से उसको सोल्व कर सकता है, यदि उसने इन मेथड्स के थ्रू वो गुजरा है तो। इंटरएक्टिव एंड इंटरेस्टिंग है, ठीक है। आपस में इंटरेक्शन होता है और परस्पर संबंध होते हैं, परस्पर वार्तालाप होती है और उसमें रुचि भी बढ़ती है इस प्रकार से। इट गिव्स इमीडिएट फीडबैक, तो इमीडिएट फीडबैक भी मिलती है इससे। इमीडिएट फीडबैक कैसे? कि जैसे रोल प्लेइंग है, तो अच्छा रोल निभाते हैं ना, तो उसमें क्या करते हैं वो, वहीं पर उनको तालियां सुनने को मिलती है ना। अगर अच्छा नहीं निभा रहे हैं तो वहां पर तालियां उनके लिए नहीं बजती हैं, और जो श्रोता होते हैं वो छोड़ छोड़ कर जाने लगते हैं, तो इमीडिएट फीडबैक मिलती है। डेवलप सोशल डिसीजन एंड मेकिंग, मतलब डिसीजन मेकिंग और सोशलिटी को वो डेवलप करता है, सामाजिकता उसमें बढ़ाता है बच्चे में, और निर्णय लेने की क्षमता उसकी बढ़ती है। लिमिटेशंस क्या है? अनप्रिडिक्टेबल आउटकम्स होती है उसकी, उसके आउटकम्स क्या होती है? अनप्रिडिक्टेबल, मतलब उसके बारे में हम पहले से अनुमान नहीं लगा सकते कि क्या आउटकम होगी, वो सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, हमें इसमें सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो अनुमान नहीं लगाया जा सकता। रिक्वायर्स अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, तो इसमें क्या करते हैं कि बहुत सारे रिसोर्सेज, बहुत सारे स्रोत ऐसे मतलब चाहिए होते हैं, संसाधन चाहिए होते हैं उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। अब लर्नर सेंटर्ड, दिस इज वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड्स, आप ध्यान से सुनेंगे। लर्नर सेंटर्ड टीचिंग मेथड्स क्या होते हैं कि जो शिक्षार्थी केंद्रित होते हैं, शिक्षार्थी केंद्रित होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि बच्चे की पार्टिसिपेशन ज्यादा होती है, ठीक। जब शिक्षार्थी केंद्रित है मतलब कि बच्चा उसमें केंद्र है, बच्चा केंद्र है तो बच्चा उसमें एक्टिविटी करेगा, बच्चे के रुचि का उसमें ध्यान रखा जाएगा, बच्चे की एक्टिविटी को वहां पर मान दिया जाएगा, वैल्यू दी जाएगी, ठीक है। और उसके क्वेश्चंस की वैल्यू होगी, उसके जो नए नए आइडियाज हैं उसकी वैल्यू होगी, उसके एक्सपीरियंस, उसके अनुभव जो है उसकी उसको वैल्यू की जाएगी, और उसको प्रोत्साहित किया जाएगा, उत्साह उसका बढ़ाया जाएगा। तो वही है इसको। मेथड्स इंक्लूड असाइनमेंट्स, इसमें क्या है कि असाइनमेंट इंक्लूड कर जाते हैं, केस स्टडी अप्रोच, ये अभी देखते हैं जो हमने ऊपर भी पढ़े थे। असाइनमेंट्स, असाइनमेंट्स में क्या होता है कि जब बच्चा पढ़ रहा होता है उसे पढ़ने के दौरान, ठीक है, असेसमेंट होती है। असेसमेंट मतलब कि उसका मूल्यांकन एक तरह से होता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, मतलब कि अधिगम के लिए, अधिगम की लर्निंग नहीं, मतलब अधिगम के का मूल्यांकन नहीं, वो अधिगम के लिए मूल्यांकन होता है, ठीक है। कि अधिगम बच्चा कर पाए, सीख पाए, बच्चा सीखने के लिए मूल्यांकन होता है, वो इन बिटवीन होता है। वो मतलब जब हमारे टर्म टेस्ट होते हैं ना, जो फाइनल होते हैं, फाइनल एग्जाम से पहले बीच में होता है, जब उसको एक कोई भी टॉपिक करवा दिया जाता है, कोई भी चैप्टर करवा दिया जाता है, तो बच्चा जो टीचर होता है उसको बोलता है कि आपको असाइनमेंट बना कर लाना है, तो बच्चा उसमें असाइनमेंट बनाता है। तो उसमें बहुत सारे मतलब कि पर्पज कई सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो उस असाइनमेंट बनाने के पीछे वो सर्वे भी करता है, इंक्वायरी भी होती है, एडिशनल इंफॉर्मेशन लेता है, सर्वे भी कर सकता है उसमें। एप्लीकेशन सर्वे मतलब कि लोगों से जा जा करके पूछना, या फिर खुद ही सर्च करना कि कोई भी प्रॉब्लम है या फिर कोई भी डाटा उसको चाहिए तो इसका सत्यता क्या है, कितना जो है क्या डिग्री है किस किस चीज की, इस प्रकार से वो सर्वे भी करता है। एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, जो उसका ज्ञान है उसको वो प्रयोग कर पाता है, अप्लाई कर पाता है। एंड सोल्विंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो भी उसमें सॉल्व होती हैं, गणितीय जो होती हैं। और although the main role is of the learner, the teacher टू हैज अ क्रूशियल रोल, इसमें क्या होता है कि वैसे तो बच्चे का रोल होता है इसमें, लर्नर सेंटर्ड है क्योंकि, लेकिन टीचर का भी रोल
महत्वपूर्ण होता है। द टीचर हैज टू प्लान असाइनमेंट्स, टीचर को असाइनमेंट्स प्लान होते हैं, प्लान करने होते हैं, ठीक है, कि आप इस टॉपिक के ऊपर बनाएंगे, फिर उसको रेफरेंस देनी होती है कि बच्चों को कि यहाँ यहाँ से आप ले सकते हैं, यहाँ यहाँ से आप ऐसे ऐसे इस असाइनमेंट को जो है आप बना सकते हैं अच्छे से। तो इसमें टीचर का भी महत्वपूर्ण रोल होता है, हालांकि ये होता है लर्नर सेंटर। एडवांटेजेस क्या है? इट हेल्प्स स्टूडेंट्स वर्क इंडिपेंडेंटली, ठीक है, स्टूडेंट्स को इंडिपेंडेंटली वर्क करने के लिए मदद करता है। ठीक है, तो इसको अगर आप थोड़ा सा इसके ऊपर अप्रोच करेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में सोचेंगे, इस शब्द को लेकर ही केस स्टडी क्या है, असाइनमेंट क्या है, डिस्कशन क्या है, उसके थोड़ा सा उसको सोचना है कि कैसे हो सकता है, अपने जो रियल लाइफ है उस रियल लाइफ से जोड़ करके देखना है, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। कक्षा का समय हो रहा है, तो थोड़ा सा वो देख लेते हैं। केस स्टडी में कोई भी प्रॉब्लम ले ली जाती है, उसका केस स्टडी किया जाता है, मतलब कि उसके शुरू कहाँ से होती है, वो कोई भी परिस्थिति है कहाँ से शुरू हुई वो, और क्या क्या उसमें जो चैलेंज आ रहे हैं, क्या क्या जो चुनौतियां क्या क्या आ रही हैं, उसमें अवसर क्या क्या है, वो कैसे वो इश्यू है उसको कैसे सोल्व किया जाए, इस प्रॉब्लम को, वो उसमें केस स्टडी में आ जाता है। तो ये उसमें एडवांटेजेस क्या होती हैं और डिसएडवांटेजेस क्या होती है, वो आप सोचेंगे थोड़ा सा, ठीक है। ये जो आपका जो टेस्ट होगा, टेस्ट के बाद जो भी है, मतलब समय रहेगा आपका कल, तो उसमें आप ये इनके इनके नाम लिख लेंगे नोटबुक में, और नाम नाम लिख के उसके बारे में लिखेंगे जो हमने कल क्लास में पढ़ा है, कि इसके बारे में मैम ने ये बताया था और इसमें इसमें मुझे ये समझ में आ गया है, और इसका एडवांटेज मेरे अकॉर्डिंग ये हो सकता है और इसकी लिमिटेशन ये हो सकती है। तो फिर उसके उसके बाद आप इसमें देखेंगे, और जो है आपको पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी, उसमें से पढ़ेंगे, और ना समझ में आए वो क्लास में पूछेंगे। अब इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है एक मेथड, से सभी इंपोर्टेंट है, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन है, और उसमें पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, ये भी है, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग है, कंप्यूटर के बेस्ड लर्निंग, अभी तो अधिगम जो है कंप्यूटर के बेस्ड हो रहा है, ठीक है, कंप्यूटर की सहायता ली जाती है, तो इसके इसकी सहायता से पढ़ाया जाता है, पढ़ा जाता है, सीखा जाता है, ये काफी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है आजकल। ओपन लर्निंग है, और खुला अधिगम है, और इंटरेक्टिव वीडियोस के माध्यम से पढ़ा जाता है, वो भी जो है स्टूडेंट सेंटर्ड होते हैं। ह्यूरिस्टिक मेथड, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट। ह्यूरिस्टिक मेथड खोज विधि होती है, ये खोज विधि में दिस मेथड वाज एडवोकेटेड बाय प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग। तो प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग ने इस मेथड को दिया है, और इस मेथड में क्या होता है, द स्टूडेंट हैज टू फाइंड आउट द आंसर्स टू हिज ओन प्रॉब्लम्स बाय अनएडिड एफर्ट्स। तो उसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स को अपनी ही समस्या के उसमें आंसर अपने ढूंढने होते हैं, किसी भी समस्या को लेकर, या फिर अपनी ही समस्या को लेकर कुछ भी है, उसको आंसर खुद ही खोजने होते हैं, तो ये खोज विधि है, इसमें डिस्कवरी होती है, नॉलेज का जो है इसमें बहुत विकास होता है, और इसमें जो है जिज्ञासा बढ़ती है, बच्चे में जिज्ञासा बढ़ती है, रुचि बढ़ती है, बहुत सारा इसमें बेनिफिट होता है, वो करके सीखता है, इसमें एक तरह से एक्टिविटी बेस्ड हो जाता है ये। इसका पूरा ध्यान रखेंगे, आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया था ह्यूरिस्टिक मेथड, खोज विधि। द मेन एम ऑफ टीचिंग इज नॉट टू प्रोवाइड मच फैक्ट्स, मतलब कि साइंस जो फैक्ट्स होते हैं वो प्रोवाइड करना नहीं होता, बल्कि क्या होता है कि उसको जो ज्ञान है वो कैसे ज्ञान को अर्जित करे, इसका मेन होता है। सेल्फ लर्निंग अप्रोच है ये, इसका मतलब खुद से सीखता है, ये इसका एडवांटेज है। लिमिटेशन क्या है कि फैक्चुअल नॉलेज के ऊपर इसमें ध्यान नहीं दिया जाता, मात्र सीखने के ऊपर, इन्वेंशन के ऊपर इसमें ध्यान दिया जाता है। रिफ्लेक्टिव टीचिंग है, चिंतनशील जो शिक्षण है, और फिर ब्लेंडिंग टीचिंग है। तो इसमें आप जो है इतना ही रखते हैं आज की कक्षा को, और इसके साथ साथ आपको फिर एक लिस्ट हम करवा देते हैं, आप लिस्ट में लिख लीजिए कि कौन किसने कौन सा मेथड दिया है, उनके कुछ जो महत्वपूर्ण नाम है हम वो आपको नोट करवा देते हैं 5 मिनट में, फिर कक्षा को समापन करेंगे, क्योंकि आपका नेक्स्ट क्लास में टेस्ट भी है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, जो ना समझ में आया हो, और या फिर आगे पढ़ेंगे आप, तो उसको समझने का प्रयास करेंगे, और अपने डाउट्स को कल क्लास में लेकर आएंगे। तो आप डाउट्स तो पूछते नहीं है कक्षा में। तो ये सभी मेथड्स हैं, उसके बाद हम आपको कुछ नाम नोट करवाते हैं। तो पहला तो नाम ह्यूरिस्टिक मेथड ही कर लीजिए। ह्यूरिस्टिक मेथड किसने दिया है? खोज विधि आर्मस्ट्रॉन्ग ने दी है, ठीक है, उसको नोट कर लेंगे। उसके बाद है आप इंडक्टिव मेथड है,
इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड। आगमन और निगमन विधि हिंदी में। आगमन और निगमन विधि दी है एरिस्टोटल ने, अरस्तु ने, ठीक है। और बेकन जो है आगमन और निगमन जो विधि होती है, बेकन जो थे उनके को वर्कर थे और उन्होंने उसके लिए हेल्प की थी। इसमें नेट की परीक्षा में ऐसा पूछा नहीं जाता, बाकी टीचिंग एग्जाम से पूछा जाता है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं किंडरगार्टन विधि। किंडरगार्टन विधि के बारे में कई बार डिस्कशन हो चुका है कक्षा में। ये फ्रिडरिक फ्रोबेल ने दी है, इनका नाम है फ्रिडरिक फ्रोबेल, फ्रोबेल ने दी है। इन्होंने एक जर्मनी में एक स्कूल भी खोला था जिसका नाम उन्होंने किंडरगार्टन रखा था। तो प्लेवे मेथड, एक प्लेवे मेथड है, खेल विधि है, खेल विधि है, खेल विधि को भी फ्रोबेल ने दिया है। ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड है, ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड जो है, ये जो हमें अभी पढ़ा है ब्रेनस्टॉर्मिंग, ये 4th नंबर पे ये दिया है ओसबर्ग ने, एलेक्स फेकनी ओसबर्ग। तो इसमें ओसबर्ग आप ऐसे लिख लेंगे, ओसबर्ग, ओसबर्ग ये एक लेडी थी अमेरिका की, इन्होंने दिया है। डाल्टन मेथड है, डाल्टन मेथड है, हेलेन पार्कहर्स्ट ने दिया है, हेलेन पार्कहर्स्ट। डाल्टन मेथड, तो डाल्टन विधि भी पूछ ली जाती है, तो डाल्टन का नाम सुन के एक साइंटिस्ट हुए हैं डाल्टन, हम सोचते हैं कि उन्होंने दिया होगा, है ना, तो ये ऐसा नहीं है, उन्होंने नहीं दिया, ये पार्कहर्स्ट थी, इन्होंने इस मेथड को दिया है। क्या नाम बताया मैडम? हेलन पार्कहर्स्ट, यहाँ पर लिखा है, राइट साइड में देखिए स्क्रीन पर, हेलन पार्कहर्स्ट। ये इन्होंने दिया है। और प्रोजेक्ट मेथड, प्रोजेक्ट मेथड में, प्रोजेक्ट मेथड दिया है WH किलपैट्रिक ने। जो हमने अभी पढ़े हैं ना मेथड्स, उन्हीं के बारे में आपको बताया जा रहा है, इसमें प्रोजेक्ट मेथड है। अब प्रोजेक्ट मेथड किसमें था, लर्नर सेंटर्ड था ना, तो वो दिया है ये वाला 3रे नंबर पे, वो दी है WH किलपैट्रिक, किलपैट्रिक, उसमें P आता ना पैट्रिक, तो पी से प्रोजेक्ट, फिर किलपैट्रिक में आता, तो हम थोड़ा सा सिमिलर सा उसको देख सकते हैं इसी याद करने के लिए। तो ये प्रेग्मेस्ट थी, मतलब प्रयोजनवाद के प्रवर्तक थे, ये भी उसकी फॉलोवर थे। और फिर लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग का पहली कक्षा में लिखवा था, जॉन डेली ने दिया है। ह्यूरिस्टिक मेथड तो आपको लिखवाई दिया है, ये आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया है, इनका जो है HE आर्मस्ट्रॉन्ग भी बोलते हैं इनको, बाकी आर्मस्ट्रॉन्ग ही आएगा। माइक्रो टीचिंग है, माइक्रो टीचिंग दिया है ड्वाइट एलन ने, ड्वाइट एलन ने। माइक्रो टीचिंग ये सूक्ष्म शिक्षण होता है, और ये बच्चे के लिए नहीं होता, ये टीचर के लिए होता है। उसको मतलब कि बीच बीच में होता है, उसके शिक्षण के दौरान बीच बीच में होता है कि बच्चे उसके शिक्षण को कैसे बेहतर बनाया जाए। तो इस प्रकार से 6-6 मिनट को उसको देने होते हैं अपने लेक्चर से, अपने सहयोगियों को पढ़ाना होता है इस प्रकार से, फिर उसमें और उसके लिए उनको फीडबैक दी जाती है, दोबारा से उसको पढ़ाना होता है, इस प्रकार से होता है। ड्वेट एलन ने दिया है। और आगे है जो क्वेश्चन प्रश्नोत्तरी जो विधि होती है, प्रश्नोत्तरी विधि, क्वेश्चन आंसर बेस्ड मेथड होता है, वो दिया है सुकरात। क्या जी? क्या टेलीफोन है, माइक ऑफ करिए। हाँ जैसे कर, हाँ बोल, क्वेश्चनरी मेथड बोलेंगे क्या मैम? फोन कर, क्वेश्चनेयर मेथड, हाँ क्वेश्चनेयर मेथड बोल सकते हैं, क्वेश्चन आंसर बेस्ड क्वेश्चन आंसर मेथड बोल सकते हैं, या फिर प्रश्नोत्तरी जो विधि बोल सकते हैं इसको। इसको सोक्रेट्स ने दिया है, इंग्लिश में सोक्रेट्स और हिंदी में सुकरात। रोल प्ले मेथड,
जो हमने अभी पढ़ा है वो दिया है जैकोब एल मोरेनो ने, रोल प्ले मेथड। जैकोब एल मोरेनो, MORENO, मोरेनो, JACOB, जैकोब एल मोरेनो। तो इन्होंने रोल प्ले मेथड दिया है, इसको ड्रामा प्ले मेथड ऐसे भी बोल सकते हैं। मैं बाकी खोज विधि कौन था, खोज विधि? आर्मस्ट्रांग। आगे चलते आप बाद में अपने जो है सहपाठी से पूछ लीजिएगा। एक तो रोल प्ले मेथड दिया है, रोल प्ले मेथड है जो जैकोब एल मोरेनो। आप ध्यान से सुना करिए, एक जो मेथड है उसको 3-4 बार बोला जाता है। आप ध्यान से नहीं सुन, मतलब वो दूसरी बार तीसरी बार पूछ लिए, इट मीन्स यू आर नॉट फोकस्ड हियर। मोंटेसरी मेथड मारिया मोंटेसरी ने दिया है, डॉक्टर मारिया मोंटेसरी मेथड। बीएफ स्कीनर ने दिया है प्रोग्राम्ड लर्निंग मेथड। ऑपरेंट कंडीशनिंग भी उन्होंने जो है दिया है, उसकी अवस्थाएं हैं। प्रोग्राम्ड लर्निंग PROGRAMMED, प्रोग्राम्ड लर्निंग मेथड, बीएफ स्कीनर ने। और इसमें एक प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन आ जाता है, ठीक है, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन जो लर्नर सेंटर्ड में है, ये है आपका 5th नंबर पर। प्रोग्राम्ड लर्निंग और प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन ये डिफरेंट है। तो प्रोग्राम्ड लर्निंग को दिया है बीएफ स्किनर ने, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन दिए हैं नॉर्मन ए कॉर्डर, NORMAN, नॉर्मन A COWDER। तो आज की कक्षा को इतना ही रखते हैं। ये हो गया आपका। कमर गर्दन सीधी करके बैठेंगे, आंखें कोमलता से बंद, लंबी गहरी श्वास। ओम